नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सोशल इंजीनियरिंग ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर रोज चर्चा तेज हो रही है। हमने पहले उत्तर प्रदेश में ओबीसी जातियों की सोशल इंजीनियरिंग पर चर्चा की पहले भाग में। दूसरे भाग में दलितों की सोशल इंजीनियरिंग पर चर्चा हो चुकी है। अब हम इस कड़ी में तीसरा भाग लेकर आए हैं जिसमें चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जनरल कास्ट यानी सामान्य जातियों का सोशल इंजीनियरिंग क्या रहा है, किस पार्टी को इन लोगों ने किस आधार पर और कब किस चुनाव में कैसा समर्थन दिया है, और भारतीय जनता पार्टी अभी किस स्थिति में है जहां पर उसे इस जातियों का समर्थन मिल सकता है या फिर इनका समर्थन फिर से दूसरी पार्टियों की तरफ जा सकता है। उत्तर प्रदेश में सवर्ण करीब करीब 20 से 25% है। हालांकि जनसंख्या जातिवार नहीं हुआ है, लेकिन एक अनुमान के आधार पर यह माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में 20% से 25% के बीच सामान्य जातियां हैं और उसमें सबसे बड़ा वर्ग ब्राह्मणों का है। ब्राह्मण और ठाकुर दोनों मिलकर करीब करीब 19 से 20% के बीच आते हैं। ब्राह्मणों का 12% के करीब शेयर माना जाता है, जबकि वहां पर ठाकुर 7% के करीब हैं। तो इन दो जातियों का उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो अहम भूमिका रही है वो किन पार्टियों की तरफ शिफ्ट होती रही है, इसके लिए चुनाव के इतिहास को जानना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद और 2014 के पहले इन जातियों का समर्थन किन किन पार्टियों को मिलता रहा है, इस पर एक नज़र डालना जरूरी होता है और ये देखना है कि आखिरकार इन जातियों का समर्थन किसी पार्टी को किस आधार पर मिलता रहा है। तो अगर बात करें 2014 की, तो 2014 के बाद सामान्य जातियों का सोशल इंजीनियरिंग और पार्टी के प्रति झुकाव पूरी तरह से बदल गया है। जहां पर पहले के चुनावों में इन जातियों का यानी ठाकुर और ब्राह्मण का जो अलग अलग पार्टियों के बीच बंटता हुआ वोट था, वो 2014 के बाद करीब करीब भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गया। भारतीय जनता पार्टी में अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में ब्राह्मणों का 72% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था, जबकि 2017 के चुनाव में ये बढ़कर 80% हो गया और 2019 के लोकसभा चुनाव में ब्राह्मणों ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया। यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 82% ब्राह्मण वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। इसी तरह की स्थिति ठाकुरों के साथ भी हुई। ठाकुर भी धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते गए और 2014 के लोकसभा चुनाव में 77% ठाकुरों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव आते आते ये वोट परसेंट बढ़कर 84% हो गया। और उसके साथ जब 2019 की लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 89% ठाकुर वोट मिले। यानी अगर ब्राह्मण और ठाकुर की बात करें, जो सवर्ण का जो पूरा वोट बैंक उत्तर प्रदेश में है उसके लगभग 19 से 20% शेयर अपना रखते हैं, तो इन दोनों जातियों का झुकाव 2014 के आसपास भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा और 2014 के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव तक दोनों जातियां लगभग भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करती रही। और ये स्थिति 2022 में क्यों होगी, इसको जानने के लिए उससे पहले की राजनीतिक इतिहास को समझना जरूरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगर विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों की बात करें तो आजादी के बाद से लगभग 70 के दशक तक कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा। कांग्रेस को दलितों का ही वोट मिलता रहा, ओबीसी की जातियों का ही मिलता रहा और सवर्णों का लगभग पूरा का पूरा वोट कांग्रेस को मिलता रहा। हालांकि 77 में ये स्थितियां बदली और इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ जो पूरे देश में आंदोलन हो रहा था उसका बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश में भी पड़ा और उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार भी बनी। उसके बाद धीरे धीरे फिर स्थितियां बदल गई और कांग्रेस की ही सरकार रही।
कांग्रेस और जनता पार्टी के बीच 1991 में ये फार्मूला थोड़ा चेंज हुआ। 1984 में काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी भी बना ली थी और उसके साथ साथ दलितों का एक आंदोलन चल रहा था जो बहुजन समाज पार्टी की ओर धीरे धीरे उनका झुकाव होते जा रहा था। उत्तर प्रदेश के सियासत में धीरे धीरे बदलाव हुआ और ओबीसी की भी एक जाति बनी 1992 में, जिसको समाजवादी पार्टी कहा गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव इससे पहले यानी कि 91 में मुख्यमंत्री रह चुके थे और उसके बाद जब जनता पार्टी का बिखराव हुआ तो उन्होंने भी समाजवादी पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली। इसके बाद से उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग धीरे धीरे बदलने लगा। ओबीसी में मुलायम सिंह यादव की अच्छी पकड़ थी तो दलितों के बीच मायावती की अच्छी पकड़ होने लगी और 1991 के बाद से वहां की स्थितियां धीरे धीरे बदलने लगी और फिर मायावती और मुलायम सिंह यादव के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति हिचकोले खाने लगी और उसके उन दोनों पार्टियों के साथ साथ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपना आधार मजबूत करने में लगी हुई थी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बनी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने और उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियां बदली, लेकिन भाजपा ने ज्यादा दिन तक उत्तर प्रदेश में अपना वर्चस्व बनाए नहीं रख पाया और उसके साथ ही जब 90 के डिकेड में मायावती और मुलायम सिंह यादव के साथ एक दूसरे का टकराव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इन दोनों के बीच में पार्टनर की तलाश कर रही थी। एक बार मायावती और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन भी हुआ, लेकिन 2002 के चुनाव के बाद धीरे धीरे मायावती को एक नया आधार मिला और 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने एक नया सोशल इंजीनियरिंग बनाया और ये था दलित और ब्राह्मण के बीच गठबंधन करना। आखिरकार उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण मायावती के साथ क्यों जुड़े, इसका भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि वहां के ब्राह्मण और ठाकुर दोनों को मुलायम सिंह की पार्टी से परेशानी हो रही थी। सपा की सरकार के समय यादवों का वर्चस्व था। यादव ओबीसी जातियों में सबसे ताकतवर माने जाते हैं और इसके कारण वहां के सवर्ण यानी ठाकुर और ब्राह्मणों को उस पार्टी से मुसीबतें परेशानियां होने लगी थी, सरकार के स्तर पर भी और सरकार के बाहर भी। दोनों स्तर पर ओबीसी की इस वर्चस्वशाली जाति के साथ परेशानी झेलने के बाद, जबकि उस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही जो राष्ट्रीय पार्टियां थी एक कमजोर स्थिति में थी, तो इन लोगों ने सोचा कि अगर सपा को हराना है तो हमें यहां पर मायावती को साथ देना पड़ेगा और इसी आधार पर 2007 में मायावती ने एक नया सोशल इंजीनियरिंग बनाया और ब्राह्मण दलित का गठबंधन किया और इसका फायदा मायावती को बेहतरीन मिला। 2007 के चुनाव में बड़ी जीत मायावती को हुई और 206 सीटों पर मायावती की पार्टी की जीत हुई। बसपा सिर्फ 206 सीट ही नहीं लाई बल्कि उसका वोट शेयर भी पिछले 23% से बढ़कर 30% हो गया। मायावती ने उस चुनाव में 86 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे थे और ये समीकरण मायावती के लिए बहुत फायदेमंद रहा, लेकिन 2007 की स्थिति 2012 और 2017 के चुनावों में नहीं हो पाई, क्योंकि 2012 के चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी भी थोड़ी मजबूत स्थिति में आ गई थी। ब्राह्मण ठाकुर थोड़े कंफ्यूज हो गए और उनको लगने लगा कि सिर्फ मायावती नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी सपा को हरा सकती है, यानी कि सवर्णों के केंद्र में समाजवादी पार्टी को हराना था और इसलिए सवर्ण समाजवादी पार्टी को हराने के लिए जब बसपा के साथ एक मुश्त गए तो उसके साथ बसपा की जीत हुई, लेकिन जब कंफ्यूज होकर बसपा और भाजपा के बीच बट गए तो फिर सपा की सरकार 2012 में बनी और उसके बाद 2017 आते आते ये पूरा समीकरण बदलने लगा, क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और लोकसभा चुनाव के समय उत्तर प्रदेश के सवर्ण
एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ी जीत मिली लोकसभा चुनाव में, और इसके बाद सवर्ण को लगने लगा, यानी कि ब्राह्मण और ठाकुर उत्तर प्रदेश के हैं, ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अब समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बसपा के पास जाने की जरूरत नहीं है, जब बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना ही सही होगा। और 2014 से 2017 तक जो सवर्णों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला, जिसके आंकड़े हमने पहले ही बता दिए हैं, उसके बाद से स्थितियां बदली और 2019 में इन लोगों ने जमकर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। अब अभी की वर्तमान स्थिति है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में ये बातें की जा रही है, योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया जा रहा है, बताने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से इस बार ठाकुर और ब्राह्मण के बीच एक विवाद पैदा करके ब्राह्मणों का वोट भारतीय जनता पार्टी से छीना जा सकता है। इसलिए बसपा भी ब्राह्मण कार्ड खेल रही है, तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी ब्राह्मण कार्ड खेलने पर उतारू हैं। तो इन दोनों पार्टियों को ऐसा लग रहा है कि कुछ ब्राह्मण उम्मीदवार उतारकर ब्राह्मणों की पॉलिटिक्स करके और योगी आदित्यनाथ को ठाकुर साबित करके ये कोशिश कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास ब्राह्मण कम जाए, ब्राह्मणों का वोट उनको कम मिले। लेकिन स्थितियां इससे अलग है, क्योंकि ब्राह्मण और ठाकुर का वोट सिर्फ उम्मीदवार और नेताओं के ऊपर नहीं चलता है, बल्कि जमीनी हकीकत कुछ और कहता है। जमीनी हकीकत वहाँ के लोग, वहाँ के आसपास के लोग जानते हैं इस बात को कि किस पार्टी की सरकार में उनकी कितनी अहमियत हो सकती है। क्योंकि अगर नेताओं के आधार पर चलता होता तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बड़े लीडरशिप तक ओबीसी जातियों से भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका जुड़ाव हुआ। दूसरी तरफ कांग्रेस के लीडरशिप में ब्राह्मण ठाकुर बहुत बहुल संख्या में हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस को वोट इन जातियों का नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर जिसे हम हराना चाहते हैं उनको हराने वाली पार्टी कांग्रेस नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी है। तो इसी आधार पर इनका विचार बदलता है, न कि सिर्फ प्रत्याशियों की घोषणा और उम्मीदवारों के चयन के आधार पर इनका वोट देने का तरीका बदलता है। तो 2022 में भी ये जो 20 से 25% जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की सामान्य जातियों की, उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है, चाहे इसके लिए मायावती या फिर अखिलेश यादव कितना भी अपने स्तर पर जोर लगा लें। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।